किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे बिजनेसमैन या कंपनीज आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसका बहुत फ़ायदा होता है कंपनी को भी, इंडिया को भी। इंडिया को इस लिहाज से फ़ायदा है कि उनकी जो इकोनॉमिकली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अंडरस्टूड बात है कि आप एक मिलियंस, बल्कि आपने 42 बिलियन बताया, 42 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट करेगा, इंडिया की मज़ीद सूरत हाल को बेहतर करेगा। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो एब जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया गया। आज मैं बात करना चाहता हूँ भारत और जापान के ताल्लुकात पे। आप क्या समझते हैं कि जो शिंज़ो एब थे, उन्होंने भारत के साथ किस तरह का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो रखी? हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें कि पाकिस्तानियों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इंडिया के रिलेशन को लेकर के। मतलब किसी भी देश से रिलेशन को देख करके दिक्कत होगा ही, यही दिक्कत हो रहा है। तो यही जो हुआ है हमारे जापान और इंडिया के बीच के पार्टनरशिप के बारे में, जो जापान जो है 42 मिलियन डॉलर जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है नेक्स्ट 5 साल में, अगले 5 साल में। तो इसी पर ये वीडियो है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, एक जॉइंट कम्युनिकेशन भी हुआ जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर किशिदा आए थे। तो वो मैंने सारा पढ़ा, उसमें जो है वो पाकिस्तान को भी बीच में जो है ना रगड़ देते हैं, वो मैं देखता उसमें हूँ। हमने बात भी की थी। हाँ, बात भी की थी। तो आप क्या देखते हैं? मैं ज़रा आज, क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा था कि ज़रा इंडिया-जापान के ताल्लुकात पे बात करें कि इंडिया में इस वक़्त क्या सेंटिमेंट्स हैं, लोग क्या देख रहे हैं? मैं मोदी साहब का ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा ही वो सेंटिमेंटल, पर्सनल हुए हुए थे। तो आप क्या देख रहे हैं? इसके क्या, ये जो इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो पावर में है, वो कैसे देख रहे थे आप इंडिया-जापान ताल्लुकात इनके दौर में और आगे भी? ज़रा काइंडली इसमें शेयर करें। देखिए, चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देंगे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, पर्सनल फ्रेंड, इंडिया के पर्सनल फ्रेंड थे। देखिए, डिप्लोमैटिक ताल्लुकात आपके कई सारे लोगों से हो सकती है, पर किसी से पर्सनल दोस्ती हो जाती है। शिंजो अबे साहब वो एक शख्सियत थे जिनके हमारे साथ पर्सनल दोस्ती थी, और ये दोस्ती शुरू होती है जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और तब वो जापान गए थे, तब से वो दोस्ती की शुरुआत होती है। करीब 20-25 साल की ये दोस्ती है। तब वो मोदी जी भी सीएम थे, वो भी मिनिस्टर थे, इतने दोनों मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। पर ये दोस्ती का आगाज तब मिला, केमिस्ट्री तब मिली, माइंडसेट तब मिला, थॉट प्रोसेस तब मिला। विद टाइम आप जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जापानीज पीएम रहे। इससे पहले जापान में तो ये होता था कि आज ये स्कैंडल हो गया, पीएम बदल गया, आज ये सेक्स टैंक स्कैंडल हो गया, आज ये फाइनेंशियल स्कैंडल हो गया। जापान के सीएम तो ऐसे बदलते थे जैसे हमारे यहाँ मौसम बदलते, पता ही नहीं रहता था जापान का सीएम कब बदले। मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जापान में लाइक सिनोनिम्स, कुछ भी हो सकता कभी भी। इनके आने के बाद जापान में सबसे पहले तो आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सबसे पहले एक ही व्यक्ति थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। दूसरी चीज ये लाई जापान में नेशनलिज्म। जापान में नेशनलिज्म लिटरली खत्म हो गया था, और जब ये लिटरली आ गए तो इकोनॉमी की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट वाज स्टैगफ्लेशन। इट वाज स्टैगफ्लेशन पे इकोनॉमी आ गई थी। और आप जानते हैं जापान इज एजिंग पॉपुलेशन। बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ नर्सेज जो दुनिया में है वो है जापान। तो मतलब, और आप जाएं तो सबसे महंगा शहर टोक्यो और ओसाका ही अब भी शुरू से रहा है। और जापान तो मैं पहली बार गया था तो मैंने नरिता से स्ट्रीट तक करीब 400 सिंगापुर डॉलर की टैक्सी ली थी। मैं ही एक सर फिरा था जो टैक्सी में बैठा था, पहली बार था, मुझे पता नहीं था, मैंने टैक्सी में बैठ गया। जब 400 डॉलर की टैक्सी ली तब लगा नहीं यार, बहुत महंगा जगह है। एनीवे, तो ये इन्होंने इकोनॉमी को इन्होंने रिवाइव किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। इनका थॉट प्रोसेस जापान के डिफेंस को लेके था। अब आप तो जानते हैं एबेनॉमिक्स कहते हैं इनके एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, जो उन्होंने काफी सारी चीजें लाए। अब यहाँ थिंक टैंक्स में ये भी बात हो रही थी कि इनका मंशा थी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये बदल दे। डिफेंस स्पेंडिंग पे इनका जोर था, इनका मानना था जापान शुड बी एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, आप अमेरिका पे डिपेंड ना रहे। और इन्होंने चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड लिया। पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, जिन्होंने चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड लिया। और ये स्टैंड बढ़ता है जी जिनपिंग के आने के बाद। पहले इतना एग्रेसिव नहीं था। पहले उन्होंने दोस्ती वोस्ती की कोशिश की, उन्हें लग रहा है यार बात बनेगी नहीं। अगर किसी ने हमारे एशिया में, मैं तो इसको एशिया ही बोलूंगा, एशिया पैसिफिक में खुल के चाइना की हेजेमनी की बात की, वो उन्होंने की थी करीब 2014 में की थी, बहुत साल पहले की थी उन्होंने।
अब वायरस वाला तो 1919 में आ गया, उन्होंने खुल के उनका विरोध किया था। अब चाइना के आप जानते हैं इनके जो डिस्प्यूटेड आइलैंड चेन है वहां भी विवाद चलता रहा। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव लाए थे जापान की पॉलिटिक्स में। और अगर आप एशिया का आप आंकलन करें, इफ यू डू एनालिसिस ऑफ द एशिया, दो ही पावर है यहाँ पे, या तो इंडिया था या चाइना था। चाइना के साथ इनकी बनती नहीं है। और आपको जानता है कि नानजिंग वाला जो मैसेकर था, जहाँ चाइनीज कहते हुए जापानीज ने इतने लोग मारे और यहाँ सेक्स स्लेवरी की बात की थी, बड़े किस्से उसमें उसमें फिर कभी जाएंगे, वो एक पूरा ही चैप्टर है। और चीमा साहब, मैं दर्शकों को बोल दूं, अब बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी की मिसालें दी जाती है, एक रस्साकशी की मिसालें दी जाती है। कहते भाई बड़ी दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पर काफी लोग ये नहीं जानते होंगे उससे भी घातक, उससे भी ज्यादा, उससे भी एलिवेटेड दुश्मनी है चाइना और जापान की। ये काफी लोग नहीं जानते। अब मैं दोनों जगह काफी घूमा हूं, तो मैंने ये जो दुश्मनी है, जो वो बात है ना, ये केमिस्ट्री ना मिलना, ये लोगों के लेवल पे है, पॉलिटिशियंस के लेवल पे नहीं, ये लोगों के लेवल पे है थी ये जापान में। अब यहाँ नेशनलिज्म लाना, यहाँ जापान को इकोनॉमिक सर्कल्स में वापस लाना, जापान की इकोनॉमी को ठीक करना, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना, नेशनलिज्म की बात करना और जापान को मिलिट्री पर्सपेक्टिव उसका मजबूत करना, जापान को वापस से एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लेयर बनाना। आप देखिए उसके बाद इंडिया में सॉफ्ट बैंक आया, काफी सारी चीजें उन्होंने बिहाइंड द सीन्स की। सॉफ्ट बैंक ने काफी फंडिंग कर रखी है इंडिया में। तो मोदी जी तो आप जानते हैं उनका बिल्कुल बिजनेस माइंड होता है, और उन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट में आपने खुद बोला कि भाई जो क्वाड का जो ब्लूप्रिंट था वो रखा, पर तब मोदी जी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। तो वो पहले क्वाड तो ही बना था ना, इंडो पैसिफिक में जो सुनामी आई थी तब इसकी परिकल्पना हुई थी। पर इसका डायमेंशन सुनामी नहीं था, इसका डायमेंशन हम हमेशा और कुछ था। अब हुआ क्या कि जब मोदी जी की सरकार आई, ये जितनी भी चीजें थी चीमा साहब, ये होगी फ्रैक्टिफाई इनटू रियलिटी। पहले कॉन्सेप्ट था, उन्हें वो समर्थन नहीं मिला यूपीए से, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो समर्थन नहीं मिला। तो मोदी जी के आने के बाद अगर आप देखेंगे एकदम जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता है, करीब 1.5 गुना से 1.7 टाइम्स इट हैज इंक्रीज। जापान की करीब 9,000 से 15,000 के बीच कंपनियां अभी इंडिया में काम कर रही है। जापान का ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ता है, जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, और जापान इंडिया का एक एशिया में, देखिए जापान नंबर 3 इकोनॉमी तो है ही ना दुनिया की बाय जीडीपी, वो और इंडिया का साथ आना, कॉपरेशन, इंडस्ट्री, कॉड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आई। और इंडिया को, उन्हें इंडिया में क्या दिखा, एक और उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस था, इंडिया में यूथ है, इंडिया में पॉपुलेशन है, इंडिया में स्किल है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, हम चाइना नहीं जा सकते, हमारे लिए चाइना ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, इंडिया। तो उनके अगर आप देखिए, मारुति हमारे यहाँ बहुत फेमस कार है, मारुति सुजुकी, तो सदियों से चलती आ रही है। ऐसे कई सारे जापानीज कंपनियों के सक्सेसफुल वेंचर्स, और यहाँ बहुत जापानी रहते हैं, करीब 15 से या 25 एक हजार जापानी यहाँ रेजिडेंट वीजास पे रहते हैं, जो यहाँ की कंपनियों के ऊपर बॉसेस वगैरह है जापानीज, जितने भी उनके एसेट्स हैं, इंडस्ट्रीज है, वो चलाते हैं। बहुत कंपनियां जापान की यहाँ साहब, तो छोटे यूनिट, बड़े यूनिट, और इंडिया की इकोनॉमी में घुल मिल गए, और पिछले 20-23 साल से बड़े खुश हैं यहाँ से, और पूरा इज्जत मिलता है उन्हें, पूरा एहतराम मिलता। पर एबे साहब के आने के बाद ये एक दूसरी लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी आते हैं, यहाँ एबे साहब आते हैं, एबे साहब तो पहले आ गए थे खैर। ये जो केमिस्ट्री मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एजेंडाज और इश्यूज को लाती है। तो इसीलिए आज आपने जो बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनका पर्सनल फ्रेंड है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी ट्वीट देखें, उन्होंने भी कहा भाई मेरा पर्सनल फ्रेंड वी हैव लॉस्ट। और ये तो उनके साथ गोल्फ खेलते थे, एक बार फर्स्ट लेडी के बर्थडे के डिनर था, उसमें आ गए, जो जापानीज ट्रेडिशन, ये जापानीज प्रोटोकॉल नहीं है, ये तब भी वहां गए चीमा साहब। तो ये एक, और आज मुझे जो हैरानी होती है, अब यहाँ अपर हाउस का इलेक्शन है संडे को, उसी उसकी